कुछ लोग आएंगे जैसे बॉडी लाइक यूएन, आपने देखा हो गली मोहल्लों में भी लड़ाई होती है तो कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक वो अच्छा आदमी पिट रहा है, ठीक है। जैसे ही वो मारना शुरू करता है बोलते हैं अरे नहीं मत लड़ो, रुक जाओ, ये मत करो, वो मत करो, देखो लग जाएगी। लगभग 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स जो थे इंडिया के पास, भारत के पास थे, जिनको भारतीय सेना ने दे वर वेल केप्ट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस, दे वर वेल टेकन केयर ऑफ, और वो दे वर रिपैट्रिएटेड विद मच ग्रेस एंड ऑनर। लेकिन जो भारत के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो आज तक उनके खिलाफ केस मैं खुद लड़ रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर इंस्टांस में 71 वॉर के टाइम में इंटरनेशनल रेड क्रॉस की पास लिस्ट एक्सचेंज हुई थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर की, कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वो लिस्ट भी इंटरनेशनल रेड क्रॉस के पास थी, और वो इंडियन आर्मी के नुमाइंदों को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जाहिर सी बात है कि उनके पास भी वो लिस्ट गई होगी। उसके बाद से आप देखेंगे कि 73-74 से पाकिस्तान ने अचानक ये बोलना शुरू कर दिया था कि नहीं हमारे पास तो आपके कोई प्रिजनर्स है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि कोई भी होल्डिंग फोर्स है उनको गायब कर देगी, कहीं और रिलोकेट कर देगी उस जेल से, एंड दे विल टोटली सप्रेस द इंफॉर्मेशन अबाउट देम। उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी कि मेरे को इस जगह से रिलोकेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, इनके रात को इनकी जो है या तो इनको टॉर्चर किया जाता है या इनकी जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से दे मेक लॉट ऑफ नॉइसेस। किसी ने ये बात पूछी ही नहीं कि वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की लिस्ट कहाँ। आलिया की पेट्रोल थी अलॉन्ग विद 6 मैन पेट्रोल थी उनकी, तो उस पेट्रोल को दैट वेंट मिसिंग इन 3rd वीक ऑफ मे। बजरंग पोस्ट जो इंडियन आर्मी की है उसको वो रीऑक्यूपाई करने के लिए ही वाज टास्क्ड। उनकी आंखें निकाल ली गई थी, प्राइवेट पार्ट्स वर रिमूव्ड, देयर टीथ वर ब्रोकन, एवरी बोन वाज ब्रोकन। तो ये सिस्टमैटिक टॉर्चर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन टॉर्चर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। उसके ऊपर कोई ऐसा पुख्ता एक्शन हो सके ताकि इस चीज का रिपीट बंद हो सके और जो गिल्टी है उनको पनिशमेंट दिया जा सके कि ये इनकी पेट्रोल तो शिकार करने आई थी और खुद शिकार हो गई। दैट मींस ही दैट इज अ कन्फेशन फ्रॉम अ पर्सन अबाउट द स्टेट ऑफ द पेट्रोल बीइंग फाउंड बाय देम, एनी लॉ ऑफ द एविडेंस दैट यू आर ट्राइंग टू अप्लाई। और वो चूंकि भारत की जमीन थी, बजरंग पोस्ट भारत की जमीन थी, हमने कभी उनकी डिमांड नहीं की कि इन लोगों को हमें दिया जाए फॉर ट्रायल एंड ड्यू पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। यूएन भी इस पे चुप रहा। यूएन 1971 के बाद के प्रिजनर्स पे भी चुप रहा, 1999 में भी चुप रहा, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उस पे भी चुप रहा। इस दौरान और भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे जिसमें कभी यूएन ने खुद सो मोटो एक कार्रवाई नहीं की। कोई इस तरह का जो सिटीजन है उसके खिलाफ होता है, उसके सोल्जर्स के खिलाफ होता है या सिविलियंस के खिलाफ होता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, विच इज सब्जेक्ट टू सम कंट्रोल। अब जिन लोगों ने हमास को इस अटैक में सपोर्ट किया, क्या वो लोग भी इसके दे शुड नॉट बी क्वेश्चन इनटू इट, बिकॉज दैट लेड टू दैट क्राइम। हेलो फ्रेंड्स, अभी इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट से कुछ एक न्यूज़ जो है बड़ी एक चेंज पैटर्न की तरह आ रही है, जिसमें इजराइल ने यूएन के ऑफिशियल्स को वीजा डिनाई किया है एंड इजराइल इज ट्राइंग टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ यूएन और द इंटरवेंशन ऑफ यूएन इनटू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमास एंड इजराइल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के सिविलियन एरियाज में सिविलियंस के ऊपर, और इनफैक्ट देयर वाज अ म्यूजिक पार्टी, अ म्यूजिक इवेंट फॉर पीस, जिसके ऊपर हमास ने टारगेट करके अटैक किया था, एंड दे टुक होस्टेजेस, दे किल्ड चिल्ड्रन, इनोसेंट सिविलियंस, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन। तो उनके ऊपर उन्होंने जो चीज परमिटेड नहीं है एज पर ह्यूमैनिटी, एज पर इंटरनेशनल लॉज, ये सब उन्होंने एक्ट्स किए लोकल लॉज या इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से। तो उसके बाद में इजराइल क्रिएटेड अ बिल्डअप एंड उसने पहले एयर स्ट्राइक्स करी, जो हमास ने शुरू में रॉकेट अटैक से बेसिकली उस एरिया को ब्रीच किया था, कंफ्यूजन क्रिएट किया था, और उसके बाद उन्होंने ग्राउंड एंट्री करके दे ब्रीच द बॉर्डर्स एंड दे एंटर्ड इजराइल्स सिविलियन एरियाज। तो इस तरह का बैकड्रॉप इस कॉन्फ्लिक्ट का रहा है, ब्रीफली हमने इसको कवर किया। देयरआफ्टर इजराइल हैज रिकंसाइल्ड इट्स पोजीशन, और अब इजराइल जो है वो इट इज एट द वर्ज ऑफ टेकिंग ग्राउंड एक्शन अगेंस्ट हमास। उसने पहले एरिया को जिस तरह से मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं एक तरह से लिक्विडेट किया है, और उसके बाद में जो ग्राउंड एक्शन है जो उसको कंक्लूड करता है, जो एयर स्ट्राइक्स को और जो बाकी अभी तक का एग्रेशन है। तो इस स्टेज पे यूएन जो है सडनली इट हैज मेड एन एंट्री। इनफैक्ट जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उनके स्टेटमेंट के खिलाफ भी जो इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने काफी स्ट्रांगली इस चीज को अपोज किया है कि इफ यू हैव सो फार नॉट टॉक्ड अबाउट द इनोसेंट चिल्ड्रन एंड सिविलियंस डेथ ऑफ इजराइल, देन यू हैव नो राइट टू कम इन एंड प्रोटेक्ट हमास इन एनी वे एट दिस स्टेज। सो इससे 2-3 चीजें ट्रिगर होती हैं। अब इसके साथ साथ एक बैकग्राउंड ये भी है कि आप जैसा हम जानते हैं कि रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो ऑन, और उसमें भी हमको बीच बीच में फुटेजेस आती रहती है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ द वॉर, द जिनेवा कन्वेंशन ऑल्सो। लेकिन कहीं से भी यूएन ने कोई उसके ऊपर बात आज तक we have not even heard that they have taken any steps or any intervention or any kind of international body like International Red Cross taking up any measures. तो इस तरह से
से इस बैकड्रॉप में अगर देखेंगे तो यूएन का ये जो एक्ट है सडनली देयर आफ्टर 15-20 दिन जब गुजर गए और जब बिल्कुल व्हेन इट इज टाइम फॉर इजराइल टू डिलीवर द डिसाइसिव ब्लोज अगेंस्ट हमास, तो उस समय यूएन का इंटरवेंशन ये एक तरह का ये यूएन का पैटर्न रहा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो 1945 के टाइम में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूएन केम इनटू बीइंग और उन्होंने 1949 में जिनेवा कन्वेंशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वुंडेड एंड सिक इन द फील्ड एंड ऑल्सो मैरीटाइम दैट इज द पीपल इन द सी। सो ये लेकिन ये जो इंटरवेंशन है ये इसको बनाते रहे हैं, लेकिन उनका जो उसको इम्प्लीमेंट करने की मेथोडोलॉजी है वो बड़ी लॉपसाइडेड रही है, बड़ी बायस्ड रही है। सो इट इज समथिंग लाइक कि शो मी द फेस एंड आई विल इंटरप्रेट द कन्वेंशन। तो इस तरह की अप्रोच के साथ में यूएन आज तक लगातार काम करता रहा है, जैसा कि हाल बहुत सारी कंट्रीज की जुडिशरीज का भी आज की डेट में बन चुका है। होता ये कि जो विक्टिम होता है, पहले जो रॉन्ग डूअर है, जो एक क्रिमिनल या इवन फोर्सेस होती हैं, एक तरह से वो दे गो एंड डू समथिंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उसके रिटेलिएशन में जब व्हेन द गुड सोसाइटी और पीपल हु आर अदरवाइज गुड थिंकिंग, राइट थिंकिंग, लॉ अबाइडिंग होते हैं, तो जब वो रिटेलिएशन करते हैं उस समय क्या करते हैं कि कुछ लोग आएंगे, जैसे बॉडी लाइक यूएन आपने देखा गली मोहल्लों में भी लड़ाई होती है तो कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक वो अच्छा आदमी पिट रहा है, ठीक है। जैसे ही वो मारना शुरू करता है बोलता है अरे नहीं मत लड़ो, रुक जाओ, ये मत करो, वो मत करो, देखो लग जाएगी, ये हो जाएगा, शांति बनाए रखना चाहिए, बी अ गुड मैन, दिस काइंड ऑफ स्टफ पीपल इंटेलिजेंट। तो ये सेम रोल जो है यूएन और कई तरह की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो इस तरह का रोल आज की डेट में करने लगी है और लगातार करती आ रही है। तो यूएन का इसके अंदर क्या पैटर्न है, तो जैसे एक बहुत क्लियरिंग एग्जांपल है कि 1971 वॉर, इंडो पाक वॉर में लगभग 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स जो थे इंडिया के पास, भारत के पास थे, जिनको भारतीय सेना ने दे वर वेल केप्ट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस, दे वर वेल टेकन केयर ऑफ, और वो दे वर रिपैट्रिएटेड विद मच ग्रेस एंड ऑनर। लेकिन जो भारत के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो आज तक उनके खिलाफ केस मैं खुद लड़ रहा हूं, जिसमें आई मेंशन मेजर कमलजीत सिंह जो शौर्य चक्र, उनकी वाइफ जो है शी इज अ फर्स्ट पिटिशनर, ही स्टिल इन पाकिस्तानी जेल सिंस 1971 वॉर। तो ये पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई के दौरान ही वाज वुंडेड एंड इट इज बिलीव्ड दैट ही वाज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। अब इसमें होता क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेज होती हैं वो बोलती हैं कि नहीं हमारे पोजीशन में तो आपका कोई ऐसे सोल्जर है ही नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टांस में 71 वॉर के टाइम में इंटरनेशनल रेड क्रॉस की पास लिस्ट एक्सचेंज हुई थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर की कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। तो भारत के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे वो लिस्ट भी इंटरनेशनल रेड क्रॉस के पास थी, और वो इंडियन आर्मी के नुमाइंदों को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जाहिर सी बात है कि उनके पास भी वो लिस्ट गई होगी। वो लिस्ट आज तक नहीं मिल पाई है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में, मैं खुद एज एन एडवोकेट वो केस लड़ रहा हूँ, तो उसमें ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उनके पास ये मैटर लगा था लास्ट टाइम। तो अब बात ये है कि वो लिस्ट गई कहाँ, बिकॉज दैट लिस्ट उसके बाद से आप देखेंगे कि 73-74 से पाकिस्तान ने अचानक ये बोलना शुरू कर दिया था कि नहीं हमारे पास तो आपके कोई प्रिजनर्स है ही नहीं। यहाँ तक कि कोट लखपत जेल में भी उन्होंने आई थिंक 2009 में विजिट ऑर्गेनाइज करी थी जो इंडियन फैमिलीज हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर की, तो वो लोग गए थे वहां। तो उस समय जाहिर सी बात है कि कोई भी होल्डिंग फोर्स है उनको गायब कर देगी कहीं और रिलोकेट कर देगी उस जेल से, एंड दे विल टोटली सप्रेस द इंफॉर्मेशन अबाउट देम ऑफ देयर एक्जिस्टेंस ओवर देयर। लेकिन जो पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे हु वाज हेल्ड अंडर डिटेंशन इन द सेम प्रिजन कोट लखपत जेल में, तो उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी कि मेरे को इस जगह से रिलोकेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं इनके रात को इनकी जो है या तो इनको टॉर्चर किया जाता है या इनकी जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से दे मेक लॉट ऑफ नॉइसेस एंड आई एम डिस्टर्ब्ड इन माय स्लीप और व्हाटएवर। तो इस तरह की पिटीशन देखिए आपकी वो आई थी, इस तरह के एडमिशन भी है। लेकिन जो एक हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड था वो हमारी बहुत बड़ी कमी है एज अ नेशन ऑल्सो, आई वुड से, कि हमने उस लिस्ट के ऊपर दोबारा ले हैंड्स करने की कोशिश ही नहीं, किसी ने आज तक पूछा ही नहीं। इतनी पिटीशंस फाइल हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने ये बात पूछी ही नहीं कि वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की लिस्ट कहाँ है। तो अब इस मुद्दे को दोबारा उठाया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1999 का जो कारगिल वॉर था तो उसमें कैप्टन कालिया की पेट्रोल थी अलॉन्ग विद 6 मैन पेट्रोल थी उनकी। तो उस पेट्रोल को दैट वेंट मिसिंग इन 3rd वीक ऑफ मई। बजरंग पोस्ट जो इंडियन आर्मी की है उसको वो रीऑक्यूपाई करने के लिए ही वाज टास्क्ड। तो वो वहां पे जब जा रहे थे, सिंस देन द पेट्रोल वेंट मिसिंग, और उनकी जो बॉडीज थी वो 21 दिन बाद 9 जून को हैंडओवर की थी पाकिस्तान ने। एंड उसमें किसी ने उनसे ये तक नहीं पूछा कि आप जो इनकी कंडीशन थी किस कंडीशन में आपको मिले या इनकी कंडीशन कैसे हो गई, और द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ऑल ऑफ देम वर डेड, क्योंकि उस सबको कोल्ड ब्लड में गोली मारी गई थी फाइनली। और उनके जब पोस्टमार्टम बाद में हुआ R&R दिल्ली में जो आर्मी का बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसमें ये निकल के आया था कि जो उनकी बॉडी पे इंजरीज थी, जैसे उनकी आंखें निकाल ली गई थी, प्राइवेट पार्ट्स वर रिमूव्ड, देयर टीथ वर ब्रोकन, एवरी बोन वाज ब्रोकन। तो ये सिस्टमैटिक टॉर्चर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन टॉर्चर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो इसके बारे में हमने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा ऑफिशियली, कोई सिर्फ हमने वो बोला कि एक सरसरी तौर पे, या जिसको बोलते हैं खाना पूर्ति के तहत जो है, क्योंकि बहुत रोष था देश में इसके खिलाफ। लेकिन अल्टीमेटली जो जितने भी ये मैकेनिज्म से, चाहे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहें
कहें, चाहे यूएन कहें, चाहे जितने सो कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इनमें से कोई आगे नहीं आया कि उसमें कोई डिसाइसिव कार्रवाई हो सके या उसके ऊपर कोई ऐसा पुख्ता एक्शन हो सके ताकि इस चीज का रिपीट बंद हो सके और जो गिल्टी है उनको पनिशमेंट दिया जा सके। तो इसमें ये रहा कि बाद में एक नायक गुले खानदान है जो जिसने बाकी पाकिस्तान में मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिए कि ये इनकी पेट्रोल तो शिकार करने आई थी और खुद शिकार हो गई। दैट मींस दैट इज अ कन्फेशन फ्रॉम अ पर्सन अबाउट द स्टेट ऑफ द पेट्रोल बीइंग फाउंड बाय देम एंड देन यू नो जब उसको हैंड ओवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे हैव अ लीगल लायबिलिटी अंडर द एविडेंस एक्ट आल्सो एंड एनी लॉ ऑफ द एविडेंस दैट यू आर ट्राइंग टू अप्लाई। और वो चूंकि भारत की जमीन थी, बजरंग पोस्ट भारत की जमीन थी, तो वहां पे जो हुआ तो दे आर ट्राइबली इवन अंडर द आईपीसी, बट हमने कभी उनकी डिमांड नहीं की कि इन लोगों को हमें दिया जाए फॉर ट्रायल एंड ड्यू पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। यूएन भी इस पे चुप रहा। यूएन 1971 के बाद के प्रिजनर्स पे भी चुप रहा, 1999 में भी चुप रहा, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उस पे भी चुप रहा। इस दौरान और भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे जिसमें कभी यूएन ने खुद सो मोटो एक कार्रवाई नहीं की, ना ही उनका कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसको आप समझ के जान सके कि मान लीजिए किसी नेशन के खिलाफ कोई इस तरह का जो सिटीजन है उसके खिलाफ होता है, उसके सोल्जर्स के खिलाफ होता है या सिविलियंस के खिलाफ होता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है। हालांकि आईसीजे में आप जा सकते हैं और उसको अपील फाइल कर सकते हैं, बट वो अब इस केस में जैसे रशिया यूक्रेन के केस में कोई आईसीजे में नहीं गया, बट देयर इज अ वायलेशन, देयर इज अ पॉसिबल वायलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बिसाइड्स दैट अब जो हमास ने किया, बिकॉज दे वर आल्सो स्पोर्टिंग आर्म्स ओपनली एंड दे कैन बी ट्रीटेड एज अ फोर्स व्हिच इज सब्जेक्ट टू सम कंट्रोल। अब जिन लोगों ने हमास को इस अटैक में सपोर्ट किया, क्या वो लोग भी इसके दे शुड नॉट बी क्वेश्चन इनटू इट, बिकॉज दैट लेड टू दैट क्राइम, यू नो, दैट लेड टू अल्टीमेटली सिविलियंस एंड इनोसेंट चिल्ड्रन, बेबीज बीइंग किल्ड इन द हैंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस अटैक। तो ये जो सारी बातें हैं, इससे यूएन का रोल जो है न सिर्फ वो एक टूथलेस टाइगर है, वो एक बायस्ड बॉडी के तौर पे भी सामने आया है कि आप मुझे विक्टिम दिखाइए, रूल दिखाइए, कौन ऑप्रेस्ड है और कौन ऑप्रेसर है वो दिखाइए, तब मैं डिटरमिन करूंगा कि मेरा स्टैंड क्या है। तो उनका कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं है, वो एक उनकी पर्सनल ओपिनियन बेस है कि अगर मान लीजिए यूएन जनरल सेक्रेटरी उनको लगता है कि हाँ ये वायलेशन हुआ तो वायलेशन है, अदरवाइज कोई ऐसी टेस्टिंग या ट्रायल बॉडी नहीं है कि आप कोई कमीशन, स्टेबल कमीशन है कि वो देखे कि ये चीज आए, उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करे और उसके बाद में पार्टीज को सुन के वो एविडेंस गैदर करके देन इट रिकमेंड्स अ ट्रायल वेदर इन द हैंड्स ऑफ आईसीजे और टेम्परेरी और अ परमानेंट क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। सो देयर शुड बी अ परमानेंट बॉडी एंड अ परमानेंट सेटअप व्हिच शुड बी एक्चुअली सीन फंक्शनिंग, तभी लोगों का उसमें कोई विश्वास आएगा। तभी अगर मान लीजिए आप एक तरफा कार्रवाई करते रहेंगे तो नोबडी ट्रस्ट यूएन एंड दैट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ यूएन। नाउ आई एंड दिस वीडियो विद द होप कि इससे शायद कोई चेंज आए और एक परमानेंटली, एज आई हैव आल्सो प्लीडेड इन द पिटीशन बिफोर द सीजीआई, कि एक परमानेंट यूएन बॉडी जो है वो क्रिएट होनी चाहिए फॉर प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो जो लोग ये इनके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, जो सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन लोगों का ट्रायल होना चाहिए, पब्लिक ट्रायल, एंड दे शुड बी punished according to some settled norms of law of humanity as well as the coded law of that country in which terrain such omissions and such crimes have taken place. Thank you friends, please spread our video ताकि ये humanitarian cause के लिए इस चीज के ऊपर awareness बढ़े and let more and more public join it. Thank you so much friends.